स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस मॉडल ठीक नहीं है। पीएमजेएवाई 5 लाख रुपए तक कवर करती है। फिर करप्शन के भी चांसेस बन जाते हैं। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि साहब बीमा की क्या आवश्यकता है, जब बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, या कोई भी सेवा देगा प्राइवेट अस्पताल को देगा तो उसमें पैसे देने होंगे। गरीब के पास अपने पैसे तो है नहीं देने को, और सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ रहती थी कि शायद जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। योजना को पेपरलेस, कैशलेस और पोर्टेबल बनाना था। पॉलिसी वॉच के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने चुनाव आयोग के बारे में बात की, दूसरे में हमने मेक इन इंडिया के बारे में बात की, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर आए हैं, इंश्योरेंस का, बीमा का। हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जो कि एक जो बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि योजना की आवश्यकता, ये इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि साहब बीमा की क्या आवश्यकता है, जब बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, और हो सकता है आप में से किसको अनुभव भी हुआ हो, कि एक बार बड़ी बीमारी आ गई तो अच्छे से अच्छा आदमी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, घर बार बिक जाता है। और ये चीज़ उस समय नहीं सोचता आदमी जिस समय वो ठीक ठाक होता है, वो समझता सब ठीक चलेगा, और जब आएगा तो देखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि बीमा से क्या लाभ होता है और बीमा की आवश्यकता क्या है। बीमा प्रमुख रूप से आपसे थोड़ी थोड़ी धनराशि लेता है बीमा कंपनी, जो आपको बीमा करती है, और आवश्यकता पड़ने पर, जैसे आप बीमार पड़े, आप हॉस्पिटल गए, तो वो खर्चा बीमा कंपनी वहन करती है। सरकार ने इसमें एक और कदम बढ़ाया। सरकार ने यह कहा कि गरीबों के लिए ऐसी योजना लाई जाए जिसमें उसका प्रीमियम, यानी कि जो पैसा थोड़ा थोड़ा भुगतान देना पड़ता है, वो सरकार दे गरीबों के लिए, जिससे यदि गरीब को आवश्यकता पड़े तो वो किसी अस्पताल में जाके इलाज करे। अब प्रश्न ये आता है कि गरीबों को तो वैसे भी मुफ्त इलाज मिलता था, लेकिन वो जो पहले मुफ्त इलाज मिलता था गरीबों को, वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलता था, और सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ रहती थी कि शायद जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता था। इसलिए सरकारों ने इस पर विचार किया और फिर ये निर्णय लिया कि क्या हम प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की भी सेवाएं गरीबों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो सेवा उपलब्ध करने के लिए, या कोई भी सेवा देगा प्राइवेट अस्पताल को देगा, तो उसमें पैसे देने होंगे। गरीब के पास अपने पैसे तो है नहीं देने को, तो सरकार के पास क्या विकल्प था, या तो वो ये करता कि गरीब अपना इलाज कराए, और सरकार या तो गरीब को पैसा दे दे या फिर अस्पताल को पैसा दे दे। ये समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि सरकार को निर्धारित करना हो किसको कितना पैसा दें, कैसे दें। बीमा के माध्यम से एक ग्रुप को, जैसे मान लीजिए 1000 लोग हैं, वो बीमा कराते हैं। अब उसमें हर जना तो बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए हर जना 100 रुपये दे रहा है बीमा के, तो 1000 लोगों का 1 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। अब उसमें 2-4 लोग बीमार पड़ेंगे। इंश्योरेंस में होता है कि हर बीमार पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 2-4 लोग बीमार पड़े तो वो जो 1 लाख रुपए जो पूल हुआ है, उसका उपयोग उन लोगों के लिए हो जाता है। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर वो धनराशि उन व्यक्तियों को या उन परिवारों को उपलब्ध हो जाती है जो कि जिनको इसकी आवश्यकता है। मान लीजिए अगर बीमा ना हो और उसको स्वास्थ्य का ना हो, तो अपना घर बेचेगा, अपना जानवर को बेचेगा, अपने जेवर बेचेगा, और उसके बाद वो अपना इलाज कराएगा, और थोड़ी सी धनराशि देकर वो निश्चिंत हो जाएगा। एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि अगर आपको इंश्योरेंस है तो अगर कोई मुसीबत आती है तो आपको पता है कि आपके बैकग्राउंड में ये है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि सरकार ने गरीबों के लिए इंश्योरेंस देने के लिए प्रथम बार विचार किया 2007 में, और उस समय एक योजना लागू की गई जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब ये जो योजना बनी, उसमें कई महत्वपूर्ण विचार हुए, क्योंकि गरीबों की योजना थी। तो प्रश्न ये आया कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अगर लंबा चौड़ा कागज़ दे दिया जाएगा तो पढ़ेंगे कैसे उसको। आप में से अगर किसी ने इंश्योरेंस कराई हो तो आप जानते होंगे कि इतने ज़्यादा बड़े बड़े पेपर्स होते हैं कि जो कराता है वो भी शायद उनको नहीं पढ़ता। तो ये चैलेंज आया उस समय कि क्या उस योजना को पेपरलेस बनाया जा सकता है। दूसरा चैलेंज क्या आया कि गरीब आदमी के पास पैसे तो होती नहीं कि वो जाके अस्पताल में पैसे दे दे और फिर सरकार या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले। तो इस योजना को कैशलेस बनाना महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि वो अपना इलाज कराए वहाँ जाकर
और हॉस्पिटल को सीधे भुगतान हो जाए, या तो सरकार उसे दे दे या इंश्योरेंस कंपनी उसे दे दे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, गरीब आदमी अपनी जगह पर ज़्यादातर तो रहता नहीं, वो कहीं काम के लिए जाता है। तो उस समय जितनी 2007-2008 में जितनी योजनाएं थी, उनमें चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस हो, वो जो लाभ मिलते थे उसको जहां वो रहता है वहीं मिलते थे। यानी कि पीडीएस में एक शॉप से वो लिंक हो गया, उसी शॉप पे जाके वो उस समय गल्ला ले सकता था। लेकिन ये तो आदमी जाता है और कहीं जाएगा तो वहां चांसेस ज़्यादा हैं कि बीमार पड़ेगा, तो वहां जाके उसको कैसे लाभ मिले, इसलिए योजना को पोर्टेबल बनाना था। यानी कि योजना को पेपरलेस, कैशलेस और पोर्टेबल बनाना था। तो पेपरलेस तो 2007-8 में तो कोई इंश्योरेंस स्कीम थी नहीं दुनिया भर में, और कैशलेस जरूर कुछ स्कीम्स थी। यानी कि ऐसी इंश्योरेंस स्कीम थी जिसमें कोई व्यक्ति जाके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा ले और उसको बिना कुछ कागज का काम किए हुए उसको हॉस्पिटल का पैसा मिल जाए। कैशलेस स्कीम्स थी, लेकिन पोर्टेबल कोई नहीं थी, तो पोर्टेबल बनाया जाना था। तो 2007-8 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई, तो उस समय स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया गया, जिसके अंदर उस व्यक्ति को और उसके परिवार को 30,000 रुपए तक का एंटाइटलमेंट दिया गया। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं आपको, फिर आपको आयुष्मान भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो आपको ठीक से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये योजना, जो नई योजना जो सरकार लाई, वो RSBY यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बेस पर आधारित है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कवरेज जो थी वो 30,000 रुपए की थी, और कोई भी परिवार का व्यक्ति 30,000 रुपए तक का अकेले या ज्वाइंटली, यानी कि 2 लोग 15,000 ले सकते थे। इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है किसी को भुगतान हो जाता है। कई लोग समझते हैं कि 30,000 का इंश्योरेंस है, मुझे 30,000 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 30,000 जो इंश्योरेंस होता है उसमें जब वो इंसिडेंट होते हैं, यानी कि जब आप बीमार पड़ेंगे, तो उसका भुगतान हॉस्पिटल को किया जा सकेगा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में स्मार्ट कार्ड बेस्ड योजना लगाई गई। उस स्मार्ट कार्ड में जो चिप था उसमें 30,000 रुपए भर दिए जाते थे इलेक्ट्रॉनिकली, और वो व्यक्ति किसी भी एम्पैनल, यानी कि अस्पताल उसमें एम्पैनल किए जाते थे। एम्पैनल का मतलब ये था कि सरकार रिकग्नाइज करती थी, इंश्योरेंस कंपनी रिकग्नाइज करती थी कि ये व्यक्ति, चाहे वो शासकीय अस्पताल हो जो एम्पैनल्ड है या प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों में कहीं जाकर वो इलाज करा सकता था। और इसको इलाज कराने के लिए ये भी आपको समझना आवश्यक होगा कि कई प्रोसीजर्स निर्धारित किए गए थे। उस समय 1200-1500 प्रोसीजर निर्धारित किए गए थे। यानी कि आपकी हड्डी टूट जाए, आपको मलेरिया हो जाए, तो हर प्रोसीजर का एक वैल्यू निर्धारित थी। यानी कि अगर उस परेशानी के लिए, उस बीमारी के लिए अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसको वहां पर फ्री इलाज मिलेगा, और उसका भुगतान जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको करेगी। इंश्योरेंस कंपनी का चयन जो है वो ऑक्शन होता था, टेंडर निकलता था, और जो इंश्योरेंस कंपनी सबसे कम प्रीमियम देती थी, यानी कि 30,000 तक के इंश्योरेंस के लिए वो गारंटी करती थी कि हर परिवार जो उसमें लिस्टेड है उनको वो 30,000 रुपये इंश्योरेंस देगी, और उस इंश्योरेंस के लिए वो प्रीमियम कोट करती थी। तो प्रीमियम की आरंभिक तौर पर प्रति परिवार 600 से 800 रुपये आई। बाद में वो इसकी धनराशि कम हुई। अब धनराशि कम कैसे हुई कि जो उसको यूज़ करते थे, जब इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लगा कि उसके यूटिलाइजेशन कम है, यानी कि उन्होंने पूरा इकट्ठा किया, मान लीजिए 1 लाख जो मैंने पहले बताया था, और जो हॉस्पिटल्स को गया वो करीब 80,000 70,000 गया, तो अगली बार इंश्योरेंस कंपनी लोअर प्रीमियम कोट करती थी, जिससे कलेक्शन फिर कम हो जाता था। यही इंश्योरेंस की व्यवस्था है कि जब ऑक्शन होता है या टेंडर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी निर्धारित करती है कि आने वाले दिनों में उनका कितना खर्चा होगा। इसको एक्चुअरियल एनालिसिस कहते हैं, यानी कि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ पिछले वर्षों से, उससे वो एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले वर्षों में कितना खर्चा आएगा, उसके हिसाब से वो प्रीमियम अपना कोट करते थे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अनेक राज्यों में इसे किया गया। परिवार के लिए वो योजना थी, 30,000 रुपये तक का प्रीमियम था, और उसमें जो सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कि जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, आउटडोर पेशेंट्स उसमें कवर्ड नहीं थे। और जो नई योजना उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बड़े अच्छे स्वरूप में चली, काफ़ी वर्षों तक चली, काफ़ी ख्याति मिली उसे। ILO ने, UNDP ने, वर्ल्ड बैंक ने इसे सराहा बड़ी अच्छा योजना के रूप में। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि परिवार को इसमें लाभ मिलता था, और वो योजना प्रमुख रूप से गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों के लिए और परिवारों के लिए थी। तो लगभग 30 करोड़ लोगों को इससे
आच्छादित किया गया। लाभ 30 करोड़ ने नहीं लिया। ये मैं फिर बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस कवरेज तो होती है लोगों की, लेकिन उसमें से 3 या 4% लोग ही अस्पताल में जाते हैं। इसी के आधार पर वो प्रीमियम डिटरमिन करता है कि कितने प्रतिशत लोग कितनी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, उसी पे प्रीमियम निर्धारित होता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की काफ़ी तारीफ हुई, विश्व में हुई, और अन्य देशों ने इसको समझने का प्रयास किया कि क्या उस प्रकार की योजना वो अपने देश में कर सकते हैं। जब नई सरकार आई तो आरंभिक तौर पर इस पे एक 3 सदस्यों की समिति बनाई गई, 3 सचिवों की। उन्होंने परीक्षण किया आरएसबीवाई का, और किन्हीं कारणों से उन्होंने पाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब लाभ की कैसे निर्भर होता था? लाभ इस बात पर निर्भर करता था कि क्या जिन लोगों का अपनी जेब से खर्चा हो रहा है, जिसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कहते हैं, यानी कि आप बीमार पड़ेंगे, अस्पताल जाएंगे, एडमिट होंगे, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा ना, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हुआ है, आपका अपना खर्चा कितना है। अगर आप इंश्योर हो गए तो वो आपकी जेब से पैसा जाएगा नहीं। और दूसरा उसमें लाभ ये होगा कि वो एक तो सरकार या तो पैसा देगी या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो क्या वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम हुआ? जो इवैल्यूएशन हुआ आरएसबीवाई का, उसमें बड़ा हाई सेटिस्फैक्शन रेटिंग था। 90% लोग जो उसके जिससे लाभान्वित हुए थे, उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाइड पाया उस योजना से। और कई स्टडीज ने यह भी पाया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम हुए। लेकिन जो 3 सचिवों की समिति बनी, उसमें वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट, यानी कि आप धनराशि जिसको उपयोग करना है उसके हाथ में रखते हैं। आप सीधे अस्पताल नहीं बनाते, वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट, यानी कि आप अस्पताल बनाएंगे, उसमें डॉक्टर्स रखेंगे, दवाई का खर्चा देंगे, आप सीधे खर्चा वो कर रहे हैं। यहाँ जैसे डिमांड हो रही, यानी कि उस व्यक्ति को एंटाइटलमेंट मिला 30,000 रुपये का, वो जब जाके अपनी डिमांड करेगा तो वो सर्विस वहाँ सप्लाई करेगी। तो उसमें सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि गरीब आदमी जो पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की सोच भी नहीं सकता था, योजना आने के बाद वो बड़े ठाठ से जाता था प्राइवेट हॉस्पिटल, और चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बिजनेस मिलता था, वो उसे वेलकम भी करते थे। इसके फलस्वरूप एक और अच्छा जो रिजल्ट आया कि कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पूर्व में हॉस्पिटल नहीं थे, क्योंकि उनको बिजनेस नहीं दिखता था, इंटीरियर एरियाज में वो समझते थे गरीब आदमी के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो वो अपना हॉस्पिटल वहाँ नहीं बनाते थे। कई क्षेत्रों में जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या तो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स बड़े हुए या नए हॉस्पिटल भी बने, तो यानी कि हॉस्पिटल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया। दूसरा जो उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया कि सरकारी अस्पताल जो कि बड़ी रूटीन में गरीबों को देखते थे, अन्य लोगों को देखते थे, उनको एक इंसेंटिव मिला, यानी कि जो इंश्योरेंस, क्योंकि ये भी एम्पैनल होते थे सरकारी अस्पताल, तो उनको भी इंश्योरेंस कंपनी जो गरीबों का इलाज करती थी उसके लिए पैसे देते थे। उस पैसे में से 75% वो अपना पास रिटेन कर सकते थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए। तो कई सरकारी अस्पतालों में भी सुधार हुआ, और वो जो टीम वहाँ पे डॉक्टर उन गरीबों को अटेंड करती थी, उनको भी एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव की वजह से जो पहले शायद किन्हीं कारणों से गरीबों को अटेंड नहीं करते थे, उनको अटेंड करने लगे। तो आरएसबीवाई योजना, जैसे मैंने बताया कि विश्व भर में उसकी ख्याति हुई, उसकी काफ़ी तारीफ हुई, लेकिन उन 3 सचिवों का जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला अपने एग्जामिनेशन में, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस मॉडल ठीक नहीं है। फिर 3 साल के लिए आरएसबीवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्रीमियम मिलना बंद हुआ स्टेट्स को। एक बात और बताना मैं आपको भूल गया, जो प्रीमियम की धनराशि दी जाती थी वो प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य सरकार में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, यानी कि जो खर्चा होता था प्रीमियम देने के लिए, उसमें सामान्य रूप से 60% केंद्र सरकार देती थी धनराशि, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और कुछ राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, जम्मू एंड कश्मीर था, इन राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी। ये इनका कंट्रीब्यूशन होता था। तो जब उन 3 सचिवों ने जब इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इंश्योरेंस मॉडल ठीक नहीं है, तो इट केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। लेकिन 3 वर्ष के बाद इस पे फिर चर्चा हुई है। मुझे स्मरण है, ये मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, कि प्रधानमंत्री जी ने, उनके सचिवालय ने मुझे बुलाया कि प्रधानमंत्री जी को इंश्योरेंस के बारे में समझाया जाए। प्रधानमंत्री जी शुरू में उनको रिजर्वेशन था थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में, और ये समिति की रिपोर्ट आई गई थी। फिर मैंने जाके उनको समझाया, एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा
कि इंश्योरेंस की आवश्यकता क्या है, और ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने उनसे क्या कहा। मैंने उनके बताने की कोशिश की कि हर शासन की मंशा रहती है कि गरीब आदमी के इलाज के लिए कैसे उसको हम सहायता दें। सामान्य रूप से हर सरकार हॉस्पिटल को पैसा देती है, हॉस्पिटल बनाती है, अपना सरकारी अस्पताल। इसे, जैसे मैंने पूर्व में बताया, एक सप्लाई साइड मैनेजमेंट है, यानी कि आप स्वास्थ्य सेवाओं की सप्लाई इस प्रकार से बनाएं कि लोगों को लाभ मिल सके। इंश्योरेंस मॉडल जो है वो है डिमांड साइड मैनेजमेंट, यानी कि वो अधिकार कहाँ व्यक्ति को जाना है इलाज के लिए, वो अधिकार आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको आप इंश्योर कर रहे हैं, तो उसको एक अधिकार मिल जाता है। अभी उसकी मजबूरी है कि वो सरकारी अस्पताल में जाए, अगर इंश्योरेंस नहीं होगी। इंश्योरेंस होगी तो वो जो भी किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकता है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताने का प्रयास किया कि उस व्यक्ति को चॉइस मिल जाती है कि वो प्राइवेट में जाए या पब्लिक में जाए, और चॉइस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ही को मजबूरी हो जाए कि आप सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं, तो आप मजबूर महसूस करेंगे, और वो चाहे अच्छा करे इलाज या खराब करे, आपको जाना वहीं है। अब ये चॉइस है उस व्यक्ति की जिसके पास ये धनराशि है, वो कहीं भी जा सकता है, जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल उसमें जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ उन लाभार्थियों को हुआ जो कि पूर्व में नहीं था। ये बात मैंने उनको समझाई कि इंश्योरेंस मॉडल से उसको चॉइस मिलती है। दूसरा, सरकार की जो लायबिलिटी है वो लिमिट हो जाती है। कैसे हो जाती है लायबिलिटी? यानी कि जो प्रीमियम है वो पूर्व में ही निर्धारित हो जाता है, क्योंकि बिड करती है इंश्योरेंस कंपनी, वो कहेगी कि 1000 लोगों के लिए हम इतना प्रीमियम लेंगे, और वो टेंडर से आता है। तो सरकार को शुरू में पता लग जाता है कि इतना खर्चा हमारा इस वर्ष में होगा। अगर उससे ज़्यादा खर्चा एक्चुअली होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे, सरकार से पैसा नहीं मांगेगी, तो लायबिलिटी क्लियर हो जाती है। तो ये सब जब मैंने बातें बताई तो प्रधानमंत्री सहमत हुए कि इंश्योरेंस मॉडल चल सकता है। अब इंश्योरेंस मॉडल में 2 प्रकार के मॉडल है, जिसे कहते हैं, एक में तो स्टेट एजेंसी का निर्धारित हुआ, यानी कि वो धनराशि पूरी स्टेट एजेंसी के पास है, और व्यक्ति जाता है इलाज कराने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, वहाँ से वो अपना बिल रेस करता है हॉस्पिटल, और ये स्टेट एजेंसी उसे देती है। दूसरा मॉडल इंश्योरेंस मॉडल है, यानी कि प्रीमियम बिड किया जाता है, प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को डाला जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को देती है। अब इन 2 मॉडल में मेरे विचार से थोड़ा अंतर ये था कि स्टेट जो मॉडल है, स्टेट इंश्योरेंस का मॉडल है, उसमें लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यानी कि जो भी डिमांड आएगी हॉस्पिटल से उतना पैसा स्टेट एजेंसी को देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी में ये लायबिलिटी पहले निर्धारित हो जाती है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस इंटरेस्ट में है कि वो हॉस्पिटल्स पे नियंत्रण रखे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को तो लिमिटेड प्रीमियम मिला है, उसी प्रीमियम में उसे अपना खर्चा भी निकालना है और पैसे भी देना है हॉस्पिटल को। स्टेट एजेंसी पर लिमिटेशन तो है नहीं, उसको तो जो डिमांड आएगी उसको वहाँ पहुँचाना है, और इसमें फिर करप्शन के भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल किसी ऑफिसर को कल्टीवेट कर ले, जैसा कि कई योजनाओं में हो जाता है, तो वो ऑफिसर बिना जांच पड़ताल किए हुए वो धनराशि हॉस्पिटल को दे देती है। इन सब को देखते हुए फिर ये निर्णय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना शुरू की जाए, वो आयुष्मान भारत का अंग बनी। अब मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये PMJAY जो योजना है, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें और पूर्व RSBY में अंतर क्या है? पहला चीज़ कवरेज का, RSBY सिर्फ 30,000 रुपये तक का कवर करती थी, PMJAY 5 लाख रुपए तक कवर करती है। तो एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो गंभीर बीमारियां थी वो RSBY से कवर नहीं हो पाती थी, क्योंकि 30,000 में कितना इलाज हो सकता है। 5 लाख रुपए में कैंसर और प्रकार की बीमारियां कवर हो जाती थी। एक सिमिलैरिटी भी थी दोनों में। RSBY में भी जो आउटडोर पेशेंट, यानी OPD जिसे कहते हैं, आप गए और आपको बीमार हुआ, आपने बुखार लिया और दवा दे दी, वो RSBY में कवर्ड भी नहीं थी और इसमें भी कवर्ड नहीं थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि RSBY प्रमुख रूप से बिलो पॉवर्टी लाइन की थी। इस योजना में, जो अब योजना PMJAY अनाउंस हुई है, इसमें कई कैटेगरी के लोग आ गए हैं, इसलिए इसकी संख्या भी करीब 50 से 60 करोड़ लोग इसमें कवर हुए हैं। तो कवरेज भी इसमें ज़्यादा है, धनराशि भी इसमें ज़्यादा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी का उपयोग RSBY में भी हुआ था, उसको पेपरलेस बनाने में, उसको सीमलेस बनाने में, उसको पोर्टेबल बनाने में, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में और सुधार आया। आज की तारीख में तो आयुष्मान भारत का जिसके बाद कार्ड है, यानी कि जो उस कैटेगरी में आते हैं, जो इसमें जो एलिजिबल हैं उसके लिए, वो किसी हॉस्पिटल में जाता है, उसी समय वो डेटा सेंट्रल डेटाबेस में आ जाता है, तो एनालिसिस आसान हो जाती है,
अगर कहीं फ्रॉड हो रहा है उसको भी चेक करने में आसानी हो जाती है। तो रियल टाइम वो डेटा फ्लो करता है सेंट्रल जगह पर और इसकी जांच हो जाती है। जो इनिशियल इसकी इवैल्यूएशंस हुए हैं सबने इसकी बड़ी तारीफ की है। हर योजना में कुछ ना कुछ कमी होती है, थोड़ा इसमें भी क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इसमें आउटडोर पेशेंट कवर्ड नहीं है। जी हाँ, कवर्ड नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस के माध्यम से आउटडोर पेशेंट्स को कवर करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए अभी इसको जिसे कहते हैं सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। करोड़ों की मात्रा में लोग इसमें लाभ ले रहे हैं, करोड़ों का पैसा गवर्नमेंट इसमें खर्च कर रही है। जो इवैल्यूएशन अब तक हुए हैं उसमें सेटिस्फैक्शन रेटिंग हाई है। अब कई लोगों का ये कहना है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, कुछ अखबारों में भी छपा। अब कोई भी सरकार की योजना होती है तो परफेक्ट तो नहीं होती, वो धीरे धीरे इवॉल्व करती है। कुछ कमियां निश्चित रूप से हैं इस स्कीम में भी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार इस योजना को चला रही है उससे ये स्पष्ट है कि इस योजना का लाभ जनसाधारण को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। तो आप में से जो भी इसमें अहर हैं, यानी कि एलिजिबल हैं, वो आप आराम से पोर्टल पे जाके आयुष्मान भारत से अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आप में से जो इसमें अभी तक कवर नहीं हुए हैं और इसमें कई कैटेगरीज जुड़ी हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्कर, घर पे काम करने वाला है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसमें लेकिन उस श्रेणी में आना जरूरी है। यदि आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, तो ऑब्वियसली आप इस स्कीम में नहीं कवर होंगे। ये गरीब तबके के लोगों के लिए है। अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो आप आराम से सरकार की वेबसाइट पर जाके ये विवरण प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।